हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रशिया यूक्रेन जंग के बीच यूएन में बोले मैक्सिको के विदेश मंत्री, कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ही रोक सकते हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर, आखिर क्यों इन्होंने ये बात कही है, दोस्तों क्या है पूरा मुद्दा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ कश्मीर का मुद्दा उठाने पर तुर्की को मिली है भारत से करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा भारत ने। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां हिंद महासागर में मिलिट्री बेस बना रहा है चीन, अमेरिका के टॉप अधिकारी ने दे दी है बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, साथ ही दुनिया के सामने फिर एक बार गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। बताएंगे क्या कहा इस बार। और दोस्तों किसानों के लिए 20वीं किस्त से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है, और बैंक से जुड़ी भी बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में जल्द ही नंबर 1 बन जाएगा दोस्तों। और भारतीय सेनाओं पर गर्व है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रोक सकते हैं युद्ध। बता दें रशिया यूक्रेन जंग के बीच यूएन में, कहा मैक्सिको के विदेश मंत्री ने। बता दें मैक्सिको के विदेश मंत्री ने रशिया यूक्रेन की लड़ाई को लेकर एक टिप्पणी की है। इसमें उन्होंने कहा कि इस जंग को अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बंद करवा सकते हैं। और इस प्रस्ताव में न्यूयॉर्क में यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिबेट में रखा गया दोस्तों। प्रस्ताव मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्रार्ड कैसाबोन ने रखा है दोस्तों। पीटीआई के अनुसार उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक से इतर पुतिन से मुलाकात करने वाले मोदी जी ने रूसी नेता से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सहित पश्चिमी देशों ने स्वागत किया था दोस्तों। कैसाबोन ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अपने शांतिवादी रुख के आधार पर मैक्सिको का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब शांति प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। और इस संबंध में मैं यूक्रेन में वार्ता और शांति के लिए एक समिति के गठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मध्यस्थता प्रयासों को मजबूत करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर के प्रस्ताव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यदि संभव हो तो इसमें महामहिम नरेंद्र मोदी जी और पोप फ्रांसिस सहित अन्य राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों की भागीदारी हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मैक्सिको के विदेश मंत्री का ये बयान दोस्तों बताता है कि आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति किस लेवल तक पहुंच गई है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी देश का युद्ध प्रधानमंत्री मोदी जी रुकवा सकते हैं, तो अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वैल्यूज और इनकी पावर पूरे विश्व में कहां तक पहुंच गई होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो मैक्सिको के विदेश मंत्री के बयान को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर। और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 2 शब्द कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें, जहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाने पर तुर्की को भारत की 2 टूक, कहा हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहे तो अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बृहस्पतिवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का किसी भी तरह से हवाला देना उपयोगी या मददगार नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे को शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय तरीके से हल किए जाने की जरूरत है। न्यूयॉर्क में जारी संरा महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले आजाद हुए और संप्रभु बने। इसके बावजूद अभी तक दोनों देश एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं कर पाए हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद है और हम प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में स्थायी तौर पर शांति और समृद्धि स्थापित होगी। एर्दोआन की टिप्पणी के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मुझे नहीं लगता कि संरा महासभा में जम्मू कश्मीर का हवाला देना उपयोगी या मददगार सिद्ध होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हम पहले भी दोहरा चुके हैं कि यह हमारा आंतरिक मुद्दा है और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है, हमारी स्थिति एकदम स्पष्ट है और इस मुद्दे को शिमला समझौते के तहत द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने की जरूरत है। इसके लिए अनुकूल और आतंकवाद से मुक्त वातावरण की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि संरा महासभा में कश्मीर का उल्लेख करना
उपयोगी या मददगार है। बागची ने ध्यान दिलाया है कि पिछले सप्ताह समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत का फिर एक बार क्लियर और स्पष्ट कहना है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहोगे तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या तुर्की को सजेशन देना चाहोगे दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर, बताइएगा जरूर। और दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां हिंद महासागर में मिलिट्री बेस बना रहा है चीन। अमेरिका के टॉप अधिकारी ने जताई चिंता। बता दें, अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिकों को बढ़ा रहा है और वहां अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को हैंडल करने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव डॉक्टर एली रेटनर ने कहा कि हमारी चिंता न केवल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसेनाओं को लेकर है, बल्कि चिंता इस बात की है कि ड्रैगन हिंद महासागर में ऐसा क्यों कर रहा है और उसके इरादे क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एली रेटनर ने आगे कहा कि चीनी सेना के व्यवहार से हम सभी वाकिफ हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करना, पारदर्शिता की कमी, विदेशों में मिलिट्री बेस स्थापित करने के अपने प्रयासों सहित तमाम मुद्दों का जिक्र किया। एनडीटीवी ने हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज पब्लिश किया था और इस इमेज में दिखाया गया था कि चीन अफ्रीका के जिबूती में मिलिट्री बेस बना लिया है जो पूरी तरह से चालू है। ड्रैगन ने इस सैन्य अड्डे पर अपना एक युद्धपोत को भी तैनात किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूस के 38 शहरों में पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन, 1371 लोगों को लिया गया हिरासत में। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही रूस में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी मॉस्को, सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग तथा 38 शहरों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एक स्वतंत्र निगरानी समूह ने दावा किया है कि इन दोनों शहरों में रिजर्व सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती के विरोधी रैलियों में शामिल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू अवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे भी लगाए। पुतिन की इस सैन्य तैनाती के आदेश के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार से वार को हमें ना कहना चाहिए। बच्चों की जिंदगी हमें प्यारी है, उनका ख्याल होना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमें देश छोड़कर नहीं जाना है, इसीलिए युद्ध बंद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रूसी सेना और युद्ध की आलोचना के खिलाफ कठोर कानूनों के बावजूद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। स्वतंत्र रूसी मानवाधिकार समूह के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में 1371 रूसियों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर दुनिया के सामने फिर गिड़गिड़ाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। कहा बाढ़ में मिली मदद अपर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के बाद दुनिया की ओर से दिए गए मदद और आश्वासनों को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुश नहीं है। शरीफ ने बाढ़ की वजह से आई तबाही के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया को सराहना बताया है दोस्तों, लेकिन कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान करीब 30 साल बाद एक बार फिर विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। जी हाँ दोस्तों, Dawn.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हम टॉप 10 सबसे कमजोर देश में से हैं। विनाशकारी बाढ़ में करीब 1500 लोग मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के कई नेताओं ने पाकिस्तान में तबाही के बारे में बात की थी। पाकिस्तान की स्थितियों पर अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बहुत आभारी हूँ। दुनिया ने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन ये हमारी जरूरतों को पूरा करने से कोसों दूर है। हम इसे अकेले नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीफ ने आगे कहा कि दुनिया से मिली अब तक की राशि बहुत अपर्याप्त है हमारे लिए। जब तक हमें पर्याप्त राहत नहीं मिलती, दुनिया हमसे अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद कैसे कर सकती है? ये असंभव है। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को जो बताया गया था और जो उपलब्ध कराया गया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है बार बार बाढ़ के नाम पर फंड जो रेज किया जा रहा है दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखकर दोस्तों, क्या पूरा फंड उन बाढ़ से पीड़ित लोगों के पास पहुंचता होगा दोस्तों, या कोई और ही माजरा है? जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान को गले लगाना अमेरिका को पड़ सकता है महंगा। बता दें, अमेरिका की राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संकट का समाधान किया जाना जरूरी है क्योंकि कई देश इसकी चपेट में है। जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि हम जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं। पिछले साल की घटनाओं के बाद किसी को इस पर संदेह नहीं होना चाहिए, हम बैठकों में शामिल होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जब हम मिल रहे हैं तो इस बीच पाकिस्तान का ज्यादातर क्षेत्र जलमग्न है, उसे मदद की जरूरत है। जहां पाकिस्तान में इस ताजा घटनाक्रम पर खुशी का माहौल है तो वहीं विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश यानी पाकिस्तान को गले लगाकर जो बाइडेन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप भी यही मानते हैं दोस्तों? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर तालिबान ने पाकिस्तानी काउंसिल जनरल को डंडों से पीटा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़ सकता है बड़ा तनाव। बता दें अफगानिस्तान की नई सरकार, तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध तो पिछले कई महीने से खराब चल ही रहे हैं, लेकिन राजनायिक की पिटाई के बाद माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ सकते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने फर्जी पासपोर्ट बेचने के कथित आरोप में संलिप्तता के लिए जलालाबाद में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास के काउंसिल जनरल एबादुल्लाह की पिटाई की और उन्हें हिरासत में ले लिया है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान काउंसिल जनरल एबादुल्लाह रात के खाने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद प्रांत के नंगरहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख गुल मुराद की मेजबानी कर रहे थे और उसी वक्त तालिबान के अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा और फर्जी पासपोर्ट बेचते हुए पाकिस्तानी राजनायिक को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की गई। तालिबान के सूत्रों ने कहा कि अफगान तालिबान ने जलालाबाद में गुल मुराद के वाहन पर छापा मारा और कथित तौर पर नकली पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के पासपोर्ट बरामद किए। जी हाँ दोस्तों, वैसे में पाकिस्तानी काउंसिल की पिटाई के बाद दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना होती नजर आ रही है। एक और खबर की बात करें जहां पर भारत में तेल सप्लाई की कमी के बाद रूस ने G7 देशों को दी बैन की धमकी, मचेगा हाहाकार। बता दें रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने शुक्रवार को इस बात को स्वीकार किया है कि हाल के दिनों में भारत में रूसी तेल की आपूर्ति में कमी आई है, मगर उन्होंने कहा कि दोनों देश एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अलीपोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस ने तेल की सप्लाई को तेज कर दिया है, मगर हम लॉन्ग टर्म सप्लाई को लेकर भारत के साथ बात कर रहे हैं, हम इस सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं उन्होंने प्राइस कैप को लेकर कहा कि अगर G7 देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाएगा तो रूस तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। जी हां, अलीपोव ने कहा कि प्राइस कैप तय किए जाने से वैश्विक बाजारों में तेल की भारी किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे कच्चे तेल के दाम में खासा उछाल आ सकता है। भारत में रशिया के राजदूत डेनिस अलीपोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हमें लगता है कि G7 देशों की तय की हुई कीमत सीमा वाजिब नहीं है तो हम साफ तौर पर वैश्विक बाजारों को तेल की आपूर्ति रोक देंगे और प्राइस कैप तय करने में अमेरिकी पहल का साथ देने वाले अन्य देशों को भी हम तेल की आपूर्ति बंद कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सिर्फ भारत को कहा ना, बाकी पाकिस्तान के बाद तुर्की ने यूएई को दिया ऐसा घातक और खतरनाक हथियार। बता दें तुर्की ने दुनिया भर में किलर ड्रोन के नाम से मशहूर बैरक्तार TB2 के लिए पहले पाकिस्तान और अब यूएई से डील कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की ने 20 खतरनाक ड्रोन यूएई को सप्लाई भी कर दिए हैं दोस्तों, और इस महीने और भी ड्रोन यूएई भेजे जा सकते हैं। खास बात है कि सऊदी अरब भी ड्रोन खरीदारी की लाइन में था, लेकिन तुर्की ने पहले यूएई को चुना। तो वहीं भारत को ये ड्रोन बेचने के मामले में तुर्की लगातार चुप्पी साधे हुए है। इस किलर ड्रोन को बनाने वाली तुर्की की डिफेंस कंपनी बैरक टेक्नोलॉजी के CEO हालुक बैरक्तार ने निक्केई एशिया को दिए एक इंटरव्यू में भारत को ड्रोन देने से इनकार किया था। कंपनी के CEO ने कहा था कि वो युद्ध की परिस्थिति का फायदा नहीं उठाते हैं और उनकी नीति है कि वो किसी तरह के संघर्ष में शामिल दोनों ही पक्षों को हथियार नहीं बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर चले चीन की सेना रोबोट जैसे सैनिक चाहते हैं जिनपिंग। बता दे PLA डेली ने छापा बड़ा आर्टिकल। दरअसल कुछ दिनों पहले चीन की सेना के आधिकारिक अखबार ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा था। इसमें सेना को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार बताए गए थे दोस्तों। और इस हफ्ते की शुरुआत में PLA डेली में प्रकाशित आर्टिकल में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व के सभी आदेशों का पालन करने और दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए कहा गया है, भले वे कितने ही मुश्किल और खतरनाक हों। चीन
की सेना को ये निर्देश कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस से पहले दिए गए हैं, जिसमें शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति के साथ साथ वो सेना के सर्वोच्च कमांडर के पद पर भी बैन रहेंगे। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जयशंकर जी ने यूएनएससी में आतंकवाद पर चीन को दी बड़ी नसीहत। बताते भारत ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वक्त की जरूरत है कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त किया जाए और बातचीत की ओर लौटा जाए, और ध्यान दिलाया कि परमाणु मुद्दा विशेष तौर पर चिंता वाली बात है। भारत ने रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं हो सकता। यूक्रेन दंड माफी के खिलाफ लड़ाई विषय पर 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र परिषद में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की दिशा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी ने कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी महसूस करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि खास तौर से विश्व के दक्षिणी हिस्से का ज्यादा परेशानियां हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी चीन को लपेटते हुए साफ जयशंकर ने यूएनएससी में आतंकवाद पर चीन को नसीहत दी। एक और खबर की बात करें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। कहा रशिया यूक्रेन वॉर बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अंत वर्ल्ड वॉर 3 बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का संघर्ष अगले विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, लेकिन अगर वो सत्ता में होते तो दुनिया को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ता। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर करवट बदल सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता को किसी तरह का कोई खतरा पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में मॉस्को खुद को बचाने के लिए सभी जरूरी साधनों का इस्तेमाल करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी क्या लगती है दोस्तों आपको, क्या सच होगी? लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से जो बाइडेन के कार्यकाल की तुलना करें तो एक बात दोस्तों बिल्कुल सही और सच निकल कर सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी किसी भी प्रकार का ना यूक्रेन वार हुआ था रशिया के साथ दोस्तों, और ना ही अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आया था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गिरी, अफगानिस्तान का पूरा नक्शा ही बदल गया दोस्तों, और अब रशिया यूक्रेन का वार। ऐसे में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सत्ता में होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होने देता, क्या आप इसको सही मानते हैं? इनके बयान को बताइएगा जरूर। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को देखते देखते लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें, जहां कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए मोदी सरकार की बहुत बड़ी एडवाइजरी। कहा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। जी हाँ, भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीय छात्रों और अन्य लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल एक अलग खालिस्तान की मांग को लेकर कनाडा में चरमपंथी तत्वों द्वारा तथा कथित जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारत के विदेश मंत्रालय बोले तो MEA द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे उक्त अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कनाडा में इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों। बयान में कहा गया है कि ऊपर वर्णित अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों और छात्रा या शिक्षा के लिए कनाडा जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अपने भारतीयों को क्या कहना चाहेंगे दोस्तों जो कनाडा में है? खालिस्तानियों को लेकर बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर हिजाब पर अड़े ईरान के राष्ट्रपति अमेरिकी महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने से किया इनकार। बता दें ईरान में हिजाब विवाद किस कदर बढ़ गया है कि अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने CNN की महिला पत्रकारों को न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है दोस्तों। उनकी ओर से शर्त रखी गई थी कि जो भी महिला पत्रकार हिजाब पहनेंगी उसे ही रईसी बातचीत करेंगे। महिला पत्रकार इस शर्त पर नहीं मानी तो ये इंटरव्यू भी नहीं हो पाया। इस CNN की चीफ इंटरनेशनल एंकर क्रिस्टियन अमानपोर के साथ ये वाकया हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया में ईरान की आलोचना हो रही है। अमानपोर का न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति रईसी के साथ इंटरव्यू तय था। वे पिछले एक सप्ताह से ईरान में चल रहे हिजाब विवाद पर रईसी से चर्चा करने वाली थी। वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर चुकी थी, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति के सहायक ने उन्हें बताया कि आप हिजाब पहने तभी ये इंटरव्यू हो सकेगा। इस शर्त पर अमानपोर तैयार नहीं हुई और महिला पत्रकार ने कहा कि वे न्यूयॉर्क में हैं और यहाँ इस तरह के नियम परंपरा लागू नहीं हो सकते। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने सामने
राष्ट्रपति के लिए रखी गई खाली फोटो के साथ अपनी तस्वीर साझा की है। जी हाँ, उस खाली कुर्सी के सामने ये बैठी हुई है जिस पर राष्ट्रपति इब्राहिम को बैठना था दोस्तों। और ऐसे में ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में इस प्रकार के सोच रखने वाले राष्ट्रपति को लेकर आपकी जो भी राय बयान हो बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर WHO ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। कहा अभी खत्म नहीं हुआ वायरस, लेकिन बता दें भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 को लेकर सावधान रहने को लेकर आगाह किया है। WHO ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर ना पड़े और महामारी से आर्थिक और स्वास्थ्य क्षति को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिबद्धता अभी भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों अगर भारत की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 95 नए मामले, 1 मरीज की मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.96%। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 95 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 0.96% दर्ज की गई। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार इस दौरान कोविड-19 से 1 मरीज की मौत हो गई है। बात करें एक और खबर की, जहां पर नीतीश को प्रधानमंत्री पद का लालच, लालू ने झगड़ा लगाने का किया काम। अमित शाह का बहुत बड़ा बयान। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के पूर्णिया में जन भावना रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और RJD चीफ लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू पीठ में छुरा भोंक कर आज RJD और कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश बाबू, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। स्वार्थ और सत्ता की कुटिल राजनीति से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित रहने से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही देश की जनता किसी को प्रधानमंत्री बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा कि बिहार की भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। बीजेपी को धोखा देकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत भी यही बिहार की भूमि से होगी। अमित शाह जी ने कहा आज मैं यहाँ सीमावर्ती जिलों में आया हूँ तो लालू जी और नीतीश जी के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो। आपने पूरा जीवन यही काम किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमित शाह जी के एक बात का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। इस दिन जारी होंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही ये बात। बताते अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी महीने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से ये खास योजना चलाई जाती है। आपको बताते हैं दोस्तों कि किस दिन आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक खाते में आ सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अपनी किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में ये पैसा आएगा भी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैसे स्टेटस चेक करें ये जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी। आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर है। साथ ही मोदी जी ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान और एग्रीकल्चर से जुड़ी सरकार की योजनाओं में करोड़ों लाभार्थी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी में तो इजाफा हो ही रहा है, साथ ही साथ देश के कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त से पहले 11वीं किस्त तक के सारे अमाउंट आ चुके हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। और जिनके नहीं आया है उनका क्या कारण रहा है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।